भारत का आईटी सेक्टर खतरे में है। आज के दिन आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज़ चैनल देख लो, आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, कोई ना कोई इस पर बात कर ही रहा होगा। पर इसमें सच्चाई कितनी है? दोस्तों, ये सेक्टर 26 लाख करोड़ का है और 2030 तक ये लगभग 35 लाख करोड़ का हो सकता है। आज के दिन आईटी सेक्टर हमारे जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट करता है और 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेक्टर ने लगभग 20 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से कमाया था और अभी ये सेक्टर एक इंटरेस्टिंग मोड पर है। एआई का बढ़ता पेनिट्रेशन भारत के आईटी सेक्टर को डिसरप्ट कर रहा है। भारत के लार्ज कैप आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, इन सब के रेवेन्यू ग्रोथ रेट्स कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भी कंपनीज ने रेवेन्यू गाइडेंस कॉशियस रखा है। लेकिन जहां एक तरफ लार्ज कैप आईटी कंपनीज शॉर्ट टर्म में स्लो डाउन फेस कर रहे हैं, वहीं मिड कैप कंपनीज जैसे कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि इनका बेस छोटा है। तो सवाल यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ लार्ज कैप आईटी कंपनीज चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिड कैप कंपनीज तेजी से ग्रो कैसे कर रहे हैं? एआई से इस सेक्टर में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? और उससे भी जरूरी, एआई से हमारे आईटी सेक्टर में कौन से अपॉर्चुनिटीज उभर रहे हैं और कंपनीज इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए क्या कर रहे हैं? वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम भारत के आईटी सेक्टर पे एआई के इम्पैक्ट को डिटेल में समझेंगे। पार्ट 1 में हम कंपनीज के चैलेंजेस को समझेंगे और फिर पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि कंपनीज इन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व कर रही है और एआई अपॉर्चुनिटी भारत के लिए एक्चुअल में कितना बड़ा हो सकता है। शुरू करते हैं। भारत का आईटी सेक्टर एक नेट एक्सपोर्टर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में हमने लगभग 20 लाख करोड़ के आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट किए थे। मेजर आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह का मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, मोस्टली यूएस, यूके और कॉन्टिनेंटल यूरोप से। लेकिन हम आईटी सर्विसेज के मेजर एक्सपोर्टर बने कैसे? दो मेन रीजंस की वजह से। पहला, टैलेंट अवेलेबिलिटी और दूसरा, टैलेंट का सस्ता होना। हर साल भारत में लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं जो आईटी कंपनीज के वर्कफोर्स में जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहीं से कॉस्ट आर्बिट्राज भी क्रिएट होता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से भारत में इंजीनियर कॉस्ट यूएस के मुकाबले 60 to 70% कम है। तो जाहिर है कि यूएस और बाकी कंट्रीज भारत से सस्ते रेट्स में काम करवाना चाहते हैं। आईटी सर्विसेज कंपनीज का भी मॉडल सिंपल था। कंपनीज इंजीनियर्स हायर करती, ट्रेन करती, क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे लगाती और चार्ज करती, पर आवर या पर इंजीनियर बेसिस पे। इस सेक्टर में सबसे बड़ा कॉस्ट, लगभग 50 to 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एम्प्लॉय कॉस्ट ही होता है। और क्योंकि पर आवर बिलिंग चलता था, कंपनीज का एम्प्लॉय हेडकाउंट और रेवेन्यू अक्सर साथ साथ चलता था। अगर ज्यादा रेवेन्यू चाहिए तो ज्यादा लोग हायर करो और उनसे काम करवाओ। आप आईटी सेक्टर के वर्कफोर्स स्ट्रक्चर को पिरामिड जैसा सोच सकते हो। सबसे नीचे जूनियर इंजीनियर्स जो रेपिटेटिव काम करते थे, जैसे कि सपोर्ट, कोड मेंटेनेंस, टेस्टिंग, माइग्रेशन वगैरह। जूनियर इंजीनियर्स के ऊपर मिड लेवल इंजीनियर्स जो प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, फिर सीनियर इंजीनियर्स और फाइनली मैनेजमेंट। कंपनीज जूनियर इंजीनियर्स का यूटिलाइजेशन हाई रखती थी और उनके कॉस्ट और क्लाइंट प्राइस के बीच गैप को बढ़ाने की कोशिश करती थी। यही कंपनीज का मार्जिन होता था। ये मॉडल एआई के आने के पहले तक तो काम कर रहा था, लेकिन अब एआई इस मॉडल को डिसरप्ट कर रहा है। एआई से कंपनीज 3 मेजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एआई का डिफ्लेशनरी इंपैक्ट, जीसीसी से कंपटीशन और मिडिल ईस्ट वॉर का इंपैक्ट। तीनों को समझते हैं। पहले, एआई का डिफ्लेशनरी रिस्क। देखो, जो काम पहले कंपनीज कुछ दिनों में करती थी, अब वही काम एआई से कुछ घंटों में करवा लिया जाता है। एजेंटिक एआई से डेवलपर्स रेपिटेटिव टास्क जैसे मेंटेनेंस, सपोर्ट, टेस्टिंग वगैरह जल्दी कर पा रहे हैं। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन कंपनीज को अब सेम काम के लिए पैसे कम मिल रहे हैं। इसे टेक्निकली एआई डिफ्लेशन कहते हैं। और कोई भी टेक्नोलॉजी दोस्तों दुनिया में हमेशा एक डिफ्लेशनरी इंपैक्ट क्रिएट करती ही है। आप इसके बारे में चाहो तो आप और भी पढ़ सकते हो गूगल करके या जीपीटी या क्लॉड पे। और अगर हम मेजर कंपनीज के भी कॉन कॉल्स वगैरह देखें, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो और एलटीएम, तो उन्होंने भी इन चैलेंजेस को एक्नॉलेज किया है। एआई से कंपनीज का प्राइसिंग मॉडल भी बदल रहा है। अब तक कंपनीज एफर्ट बेस्ड प्राइसिंग पे चलते थे, जितना काम उतने लोग और उतना रेवेन्यू, यानी एम्प्लॉय हेडकाउंट और रेवेन्यू एक ही डायरेक्शन में चलते थे, एक लीनियर कोरिलेशन में। लेकिन एआई इस लीनियर कोरिलेशन को तोड़ रहा है, क्योंकि अब सेम काम कम एम्प्लॉइज और कम टाइम में हो जाता है। और जाहिर है कि क्लाइंट्स भी अब इस प्रोडक्टिविटी पास थ्रू का फायदा मांग रहे हैं, डिस्काउंट्स भी मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इन्फोसिस ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के कॉन कॉल में बताया कि क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टाइम पे और कभी-कभी तो मिड प्रोजेक्ट में ही डिस्काउंट्स मांगने लग गए हैं। टीसीएस ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के कॉन कॉल में बताया कि वो लगभग 10 to 15% प्रोडक्टिविटी गेन क्लाइंट्स को पास ऑन कर रहे हैं। यानी उन्हें अब सेम प्रोजेक्ट के लिए 10 to 15% कम रेवेन्यू मिल रहा है। और सिर्फ कम रेवेन्यू रियलाइजेशन नहीं, बल्कि रेवेन्यू क्वालिटी भी चेंज हो रही है। अब तक कंपनीज का ज्यादातर रेवेन्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जैसे लेगेसी प्रोजेक्ट से आता था, जो मल्टी ईयर डील्स थे और इनसे रिकरिंग रेवेन्यू आता रहता था। लेकिन एआई प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइन छोटा है, तो ये रेवेन्यू लंपी और नॉन रिकरिंग है, जिससे कंपनीज का ओवरऑल रेवेन्यू विजिबिलिटी वॉलेटाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में $75 मिलियन का एआई रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, एज कंपेयर टू $125 मिलियन एआई रेवेन्यू इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26। ये तो हुआ रेवेन्यू साइड। कॉस्ट्स की बात करें तो कंपनीज के हिसाब से एआई से ओवरऑल कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं। जी हाँ, कॉस्ट कम होने की बजाय बढ़ सकते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की कॉस्ट टियर्ड होती है दोस्तों। जितना कॉम्प्लेक्स काम और जितना ज्यादा यूज, उतना हाई टोकन कॉस्ट। और एआई जनरेटेड कोड पे भी ह्यूमन ओवरसाइट लगती है। प्लस लार्जर कंपनीज के पेरोल पे हजारों एम्प्लॉइज ऑलरेडी हैं। ऐसे में कॉस्ट कम करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनीज ने काफी ले-ऑफ्स किए थे। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है, उसने फाइनेंशियल ईयर 26 में 23,460 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। टेक महिंद्रा ने 1108 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रीसेंट आर्टिकल के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया की 5 लार्जेस्ट आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा ने नेट 6,981 एम्प्लॉइज कम किए, एज कंपेयर टू 12,718 एम्प्लॉइज एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 25। टीसीएस और टेक महिंद्रा के अलावा बाकी कंपनीज ने नेट हायरिंग की थी, इसीलिए एग्रीगेट नंबर टॉप 5 का टीसीएस के अकेले के ले-ऑफ से छोटा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, ले-ऑफ्स के बाद फाइनेंशियल ईयर 26 में मेजर टॉप आईटी कंपनीज का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय फाइनेंशियल ईयर 25 के मुकाबले 3 से 4% बढ़ गया। एक यूएस बेस्ड आईटी एडवाइजरी फर्म एचएफएस रिसर्च के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इंक्रीजिंग व्हाइल हायरिंग स्लोज tells you that value creation is shifting from people hours to platform automation and AI leverage। यानी अब वैल्यू क्रिएशन प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन और एआई लेवरेज से हो रहा है। बट सारे एक्सपर्ट्स ये सेम बात नहीं कह रहे। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये रेवेन्यू पर एम्प्लॉय वाला मेट्रिक अभी शायद सीजनल ग्रोथ दिखा रहा है। जब हायरिंग कम हो, एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन हाई हो और सर्विस प्रोवाइडर्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स को लेवरेज कर रहे हो, तब रेवेन्यू पर एम्प्लॉय यूजुअली बढ़ जाता है। ये नंबर आने वाले क्वार्टर्स में कितना स्टेबल रहता है, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरा चैलेंज जो आईटी सर्विस कंपनीज फेस कर रही हैं, वो है जीसीसी से कंपटीशन। अभी तक फॉरेन कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर नीड्स इंडियन आईटी फर्म्स को आउटसोर्स करते थे, पर अब वो खुद भारत में अपने खुद के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज खोल रहे हैं। आज भारत में 1700 से ज्यादा जीसीसीज हैं, जिनमें 19 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। और ये उभरता सेक्टर आईटी कंपनीज को डायरेक्टली टक्कर दे रहा है। एआई के आने से क्लाइंट्स अब आउटसोर्सिंग की जगह अपने जीसीसी से ही काफी काम करवा रहे हैं। एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी वैनगार्ड का एग्जांपल लेते हैं। वैनगार्ड ने नवंबर 2025 में हैदराबाद में अपना पहला इंडियन टेक हब सेटअप किया था। इसके पहले कंपनी इंडियन पार्टनर्स के साथ काम करती थी, लेकिन उन्हें टैलेंट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। इसीलिए अब कंपनी हैदराबाद में फुल स्टैक प्रोडक्ट टीम बना रही है। 2029 तक वैनगार्ड हैदराबाद वाले सेंटर को 2400 एम्प्लॉइज तक स्केल करना चाहती है। बढ़ते जीसीसी से आईटी कंपनीज को दो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू डिप, क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपना जीसीसी सेटअप करती है तो सबसे पहले वो मेंटेनेंस और रेपिटेटिव काम इन हाउस शिफ्ट करती है। ये वही एंट्री लेवल काम है जो पहले आईटी कंपनीज करते थे। एलटीएम ने अपने Q4 फाइनेंशियल 26 कॉन कॉल में समझाया कि जीसीसी ट्रांजिशन के दौरान आईटी कंपनी के रेवेन्यू में लैग आता है। पहले आईटी कंपनी का क्लाइंट रेवेन्यू गिरता है, फिर बाद में आईटी कंपनी इस जीसीसी को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज बेचने की कोशिश करती है, तो रेवेन्यू वापस बढ़ जाता है। एलटीएम ने बताया कि उनके रीसेंट रेवेन्यू डिक्लाइन की एक बड़ी वजह यूरोपियन एरोस्पेस और ऑटोमेटिव क्लाइंट्स के अपने जीसीसीज को रैंप अप करना था। दूसरा प्रॉब्लम जो आईटी कंपनीज फेस करती हैं जब कोई ग्लोबल कंपनी अपना जीसीसी खोलती है, इज टैलेंट एक्विजिशन। नैस्कॉम और ईवाई के हिसाब से जीसीसीज इंडियन आईटी कंपनी से 20 to 40% ज्यादा सैलरी देते हैं, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्यूचर में लेगेसी आईटी कंपनीज की जगह जीसीसीज ज्वाइन कर सकते हैं।
और जैसे जैसे जीसीसीज अपनी एआई कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड और सीनियर रोल्स के लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है। ये तो थे जीसीसी रिलेटेड चैलेंजेस। आईटी सेक्टर को मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से भी इनडायरेक्ट चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यही है थर्ड चैलेंज जिसकी हमने बात की थी कि हम 3 चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। अभी हमारे आईटी सेक्टर का मेजर एक्सपोर्ट रेवेन्यू लगभग 60% यूएस से आता है। टैरिफ्स के वजह से कंपनीज यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ये क्लाइंट्स अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डिसीजंस डिले कर रहे हैं, जिससे कि आईटी कंपनीज पे असर पड़ रहा है। एलटीएम के सीईओ वेनु लांबू ने Q1 फाइनेंशियल 27 कॉन कॉल में बताया कि वॉर के दौरान कुछ हार्डवेयर और मेमोरी चिप्स की शिपमेंट्स लेट हो गई। ये हार्डवेयर एआई सेंट्रिक मॉडल बनाने के लिए जरूरी है। टीसीएस ने अपने Q4 फाइनेंशियल 26 कॉन कॉल में कहा था कि इस क्राइसिस का असर ज्यादातर रीजनल था और उनका ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाला सेगमेंट थोड़ा इम्पैक्टेड था। लेकिन Q1 फाइनेंशियल 27 में कंपनी ने बताया कि अब इसका असर उनके बाकी क्लाइंट्स जो कंज्यूमर बिजनेस, एयरलाइंस या एनर्जी सेक्टर में है, उन पे भी पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन के बीच कम खर्च कर रहे हैं। इन्फोसिस ने भी Q1 फाइनेंशियल 27 कॉन कॉल में बताया कि जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में उनके कुछ क्लाइंट स्पेंड करने से हेजिटेट कर रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दिन चला, इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑल इन ऑल, अभी हमारे आईटी सेक्टर में एआई के वजह से शॉर्ट टर्म चैलेंजेस तो हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एआई भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नैस्कॉम के हिसाब से 2030 तक भारत में एआई अडॉप्शन से लगभग $300 बिलियन का इंक्रीमेंटल टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि टैम क्रिएट हो सकता है। मिड कैप आईटी कंपनीज ने इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करके डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। जहां लार्ज कैप आईटी कंपनीज ज्यादातर लेगेसी सर्विसेज मैनेज करते हैं, वहीं मिड कैप कंपनीज ने स्पेशलाइज सेगमेंट्स में अपनी पकड़ बनाई है। छोटे टीम साइजेस के वजह से मिड कैप कंपनीज अपने टीम्स को आसानी से रीट्रेन और रीडिप्लॉय भी कर सकते हैं एज पर द यूज केस। तो फास्टर अडेप्टेबिलिटी और एजिलिटी की वजह से मिड कैप आईटी कंपनीज एआई के दौर में ग्रो कर रहे हैं। एम्फेसिस का अगर अपन कॉन कॉल देखें Q1 फाइनेंशियल 26 का, तो उनके मैनेजमेंट ने कहा था कि टियर 1 कंपनीज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स के स्पेशलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट में पीछे रह गए, जिसकी वजह से क्लाइंट्स अभी मिड कैप कंपनीज को प्रेफर कर रहे हैं। अब ये मिड कैप्स कंपनीज की स्ट्रैटेजी देखकर लार्ज कैप कंपनीज तो ऐसे ही बैठने वाली है नहीं। लार्ज कैप आईटी कंपनीज भी एआई अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए और अपने खुद के चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं। हमने 4 ऐसे स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई किए हैं, चलिए एक एक करके उन्हें भी डिस्कस करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है खुद के एआई प्लेटफॉर्म्स और आईपीज बनाना। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब ने अपने एआई प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं जो क्लाइंट्स के बिजनेस प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज और ऑटोमेट करते हैं। एलटीएम ने एक एआई इकोसिस्टम ब्लूवर्स लॉन्च किया है जो ऑर्गेनाइजेशंस को एआई एजेंट्स और वर्कफ्लो ऑटोमेशन बिल्ड और डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। पिछले 12 मंथ्स में एलटीएम ने ब्लूवर्स को 17 यूनिक इंप्लीमेंटेशंस में यूज किया है। मिड कैप कंपनीज की बात करें तो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के पास सस्वा नाम का एक एआई इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है और कोफोर्ज के पास न्यूरॉन है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक सिंपल इनसाइट पे बेस्ड हैं। असली फायदा एआई मॉडल बनाने में नहीं, बल्कि उस मॉडल को क्लाइंट के बिजनेस में इंटीग्रेट करने में है। एआई नेटिव प्लेटफॉर्म्स बनाने और डिप्लॉय करने के लिए ये आईटी सर्विसेज कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को अपस्किल भी कर रहे हैं। ये है उनकी दूसरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इन्फोसिस अपने 90% डेवलपर्स को एआई में ट्रेन कर रहा है और टीसीएस के 2.7 लाख एसोसिएट्स एआई और मशीन लर्निंग में ट्रेंड हैं। साथ ही कंपनीज अब स्पेशलाइज्ड एआई नेटिव टीम्स भी बना रहे हैं। Q1 फाइनेंशियल 27 में टीसीएस ने 14,000 कैंपस ग्रेजुएट्स हायर किए जो डिजिटल और एआई सर्विसेज में स्किल्ड हैं। इन्फोसिस ने Q1 फाइनेंशियल 27 में लगभग 4,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स को हायर किया और फाइनेंशियल 27 में और 20,000 ग्रेजुएट्स को हायर करने का प्लान कर रहे हैं। एलटीएम ने भी Q1 फाइनेंशियल 27 में 1308 एआई स्किल्ड फ्रेशर्स को हायर किया। अब कंपनीज का वर्कफोर्स स्ट्रक्चर पिरामिड से हटके डायमंड शेप ले रहा है। सबसे नीचे वाले जूनियर इंजीनियर्स को एआई से रिप्लेस किया जा रहा है और लोगों को एआई टूल्स हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। देखा जाए तो एक तरह से एआई से जॉब्स खत्म नहीं हो रहे, बस थोड़े चेंज हो रहे हैं। आईटी सर्विस कंपनीज की तीसरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है हायर वैल्यू सर्विसेज ऑफर करना। लो मार्जिन रेपिटेटिव काम एआई हैंडल कर रहा है और कंपनीज एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं जहां प्राइसिंग पावर हाई है। फॉर एग्जाम्पल, कोफोर्ज ने Q1 फाइनेंशियल 27 कॉन कॉल में बताया कि उन्होंने एक $15 मिलियन का लो मार्जिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट छोड़ दिया ताकि वो एआई नेटिव प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर पाए।
इन्फोसिस और टेक महिंद्रा भी लो वैल्यू लार्ज डील्स अवॉइड कर रहे हैं। हायर वैल्यू सर्विसेज और एआई में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कंपनीज एक और चीज कर रहे हैं, एक्विजिशंस। ये है फोर्थ स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्फोसिस ने सिलिकॉन डिजाइन के लिए इन सेमी को अक्वायर किया था और ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के लिए इन टेक को अक्वायर किया था। HCL टेक ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में जैस्पर सॉफ्ट और बॉबी को अक्वायर किया था to strengthen its data division, specifically focusing on metadata management and data governance. विप्रो को भी देखें तो विप्रो ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में अपने इंजीनियरिंग और एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हरमन डीटीएस को अक्वायर किया था। एलटीएम भी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंस बढ़ाने के लिए रैंडस्टैड का टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग बिजनेस अक्वायर करना चाह रहा है। इससे कंपनी को एरोस्पेस, डिफेंस और ऑटोमोटिव सेक्टर्स में बेहतर एक्सेस मिल जाएगा। टेक महिंद्रा भी एक्विजिशंस के थ्रू पेमेंट मॉडर्नाइजेशन और वेल्थ प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पेशलाइज्ड ग्रोथ सेगमेंट्स में एंटर कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में अवंत टेक्नो सॉल्यूशंस अक्वायर किया था। सॉफ्टवेयर कंपनीज अक्वायर करने के साथ साथ कुछ आईटी सर्विस कंपनीज एआई के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, HCL टेक एआई डेटा सेंटर बिजनेस में 3500 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। TCS 2032 तक 1 गीगावाट एआई कैपेसिटी बिल्ड करना चाह रहा है। TCS ने विशाखापट्टनम और पुणे में लैंड अक्वायर किया है, जिसमें वो एआई रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बनाएंगे। ये भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल एआई बेट्स में से एक हो सकता है। ये सारे अनाउंसमेंट्स और इन्वेस्टमेंट से एक बात तो क्लियर है, अब एआई को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आईटी कंपनीज एआई अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस कर रहे हैं और मोट सिर्फ एआई मॉडल्स बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें क्लाइंट्स के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में इंटीग्रेट करने में है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक मेजर चैलेंज है। ओपन एआई और एंथ्रोपिक भी अब एंटरप्राइज इंप्लीमेंटेशन और कंसल्टिंग में घुस रहे हैं। तो बेसिकली जिन्होंने भी एआई डेवलप किया है, जिन्होंने भी एआई में लीड ली है, एलएलएम्स डेवलप किए हैं, वो खुद भी अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि डिप्लॉय करना इनको और इनकी इंप्लीमेंटेशन देखना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मुझे तो लगता है कि सिलिकॉन वैली में और भी ऐसे छोटे छोटे कंपनीज आएंगे जो कि एक एक सेक्टर को पकड़ पकड़ कर उनके नॉलेज बेस को एग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे, उनके नॉलेज बेस को निरंतर जो कि उनको वैल्यू दे सके उस तरह से लेवरेज करने की कोशिश करेंगे फॉर एंटरप्राइजेस जहां पे भी नॉलेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट वो नॉलेज एग्जॉस्ट हो जाता है एज सून एज आपका मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और लीडरशिप हट जाता है। ओपन एआई की बात करें तो उन्होंने हाल ही में ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी में $4 बिलियन इन्वेस्ट किया है। प्लस एंथ्रोपिक भी एक स्टैंड अलोन कंसल्टिंग एंटिटी बना रहा है। इसके लिए एंथ्रोपिक के पास ब्लैकस्टोन, हेलमैन एंड फ्रीडमैन और गोल्डमैन सैक्स की बैकिंग है। लेकिन दोस्तों, भारत के आईटी सेक्टर ने पहले भी ऐसे डिस्ट्रप्शंस का सामना किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग वेव को ट्रेडिशनल आईटी का थ्रेट माना गया था, लेकिन वही अगले डेकेड में आउटसोर्सिंग का ग्रोथ ड्राइवर बन गया। अभी भी शॉर्ट टर्म में एआई इस सेक्टर को डिसरप्ट जरूर कर रहा है, लेकिन अगर हम एआई को सही से लेवरेज करके आर्किटेक्चर और सिस्टम लेवल पे सर्विसेज दे पाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हम सिर्फ रेपिटेटिव टास्क्स नहीं बल्कि हाई वैल्यू सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस हमें आगे भी अपने वर्कफोर्स को अपस्किल करते रहना होगा, एआई में ट्रेन करना होगा, और सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या कोडिंग नहीं बल्कि सिस्टम्स डिजाइन थिंकिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन और स्केलेबल सिस्टम्स में ट्रेन करना होगा। तो दोस्तों, हमें इस रिसर्च से मोटा मोटा यही समझ में आया कि लार्ज कैप जो आईटी सर्विस कंपनीज हैं उधर अपने को एक रेवेन्यू डिफ्लेशन देखने मिल रहा है, और जो मिड कैप वाले आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं वहां पे हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि वो थोड़े और ज्यादा अजाइल हैं। ये जो लार्जर कंपनीज हैं, आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, इनकी लेगेसी ब्रांड वैल्यू है, ये लोग बहुत टाइम से मार्केट में हैं, इनके रिलेशनशिप स्ट्रांग है लीडरशिप लेवल पर, तो इनके पास हायर प्रोबेबिलिटी है टू स्टार्ट विनिंग लार्जर ऑर्डर्स इन द एआई डोमेन ऑल्सो। उन्हें अपने वर्कफोर्स में भी ऐसे टैलेंट को लाना होगा जो कि एआई नेटिव हो और जिनका एआई में ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। आपको क्या लगता है, क्या हमारा आईटी सेक्टर एआई की दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा? क्या कंपनीज अपने आप को रीइन्वेंट कर पाएंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में हमने जितने भी इनसाइट्स शेयर किए हैं ये सब मोस्टली कंपनीज के कॉन कॉल्स और सेक्टर रिपोर्ट से हैं। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सैटरडे।